नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का वेलकम, अभिनंदन है दोस्तों। स्वागत है आपके पर्यावरण प्रैक्टिस सेट नंबर 22 में। आपके पर्यावरण मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट 22वां आपका यह मॉडल पेपर है। आई होप किसी कारण की वजह से पिछली क्लासेज या पिछली प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर आपने नहीं देखा है अपने सिलेबस अनुसार और अपने एग्जाम पैटर्न के अनुसार ये सभी 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो इस वीडियो को देखने के बाद आई बटन पे आपको एक लिंक मिलेगा, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। शिक्षक में बनना चाहते हैं, अध्यापक बनना चाहते हैं, शिक्षक भर्ती में टीटी एग्जाम में सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो ये 30 महत्वपूर्ण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर पेडागोजी का पहला प्रश्न है। एक विद्यार्थी ने 2 बॉक्स बनाए। पहले में सूरज, पानी और वायु के नाम की स्लिप डाली, जबकि दूसरे में कोयला, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैसों के नाम की स्लिप डाली। तो पहले बॉक्स का क्या नाम होगा? एक विद्यार्थी है, 2 बॉक्स बनाता है। पहले बॉक्स में सूरज, पानी और वायु के नाम की एक स्लिप डालती है, यानी सूरज, पानी और वायु एक स्लिप डालती है, ठीक है। और दूसरे में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस के नाम की स्लिप डालती है। तो पहले बॉक्स का क्या नाम होगा? पहले बॉक्स में क्या डाला था? सूरज, पानी और वायु की स्लिप डाली, तो इससे क्या नाम बनेगा? ठीक है, यह बनेगा आपका आपका बनेगा अपुनः चवित संसाधन बनेगा, प्राकृतिक संसाधन, क्षरणीय संसाधन या वास्तविक संसाधन। तो जिस बॉक्स में सूरज, पानी और वायु के नाम की स्लिप डाली है वह बॉक्स का जो नाम होगा वह प्राकृतिक संसाधन होगा। क्यों होगा? क्योंकि दोस्तों आप लोग इतना तो जानते होंगे, क्योंकि भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, सूरज, पानी एवं वायु प्राकृतिक रूप में विद्यमान है, जबकि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ये जीवाश्म है आपके, ये निर्मित होते हैं। अतः पहले बॉक्स का नाम प्राकृतिक संसाधन यानी कि नेचुरल रिसोर्स हो जाएगा। तो इसीलिए आपका प्राकृतिक संसाधन जाएगा पहले बॉक्स के लिए। अगला प्रश्न दोस्तों स्क्रीन पर है। मेरे सभी प्यारे मित्र हैं, एक बार वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा। अगला प्रश्न आ चुका है और लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है आप लोग 30 में से कितना स्कोर कर रहे हैं। इसमें बताइए किसको विज्ञान शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने की कुंजी माना जाता है? कहानी कथन को विज्ञान शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने का कुंजी माना जाता है, प्रयोग को, गोष्ठी को या समूह चर्चा को? तो इन सभी में से विज्ञान शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने की कुंजी माना जाता है, किसको माना जाता है? तो आप लोग जानते होंगे प्रयोग को। जी हाँ, हम प्रयोग की बात कर रहे हैं। तो प्रयोग को क्या है? विज्ञान शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने की कुंजी माना जाता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं दोस्तों, ये प्रयोगशाला विधि अपनाकर शिक्षक अपना शिक्षण कार्य आसान कर सकता है तथा साथ ही विद्यार्थी का जो अधिगम है, लर्निंग है, कार्य का भी सुचारू रूप से चलता रहता है और इसलिए प्रयोग को विज्ञान शिक्षण को प्रभावी बनाने की कुंजी माना जाता है। अगला प्रश्न है, लाजवाब प्रश्न है, सिलेक्शन वाला प्रश्न है। प्रश्न दोस्तों, इनमें से कौन सी परिघटना कक्षा में प्रदर्शित नहीं की जा सकती? आप सभी लोग अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, शिक्षक शिक्षिकाएं बनने जा रहे हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं, आप लोग ये बताइए इनमें से कौन सी ऐसी परिघटना है जो कक्षा में प्रदर्शित आप लोग नहीं कर सकते हैं? वाष्प बिंदु निर्माण को, बर्फ निर्माण परिघटना को, कोहरा निर्माण परिघटना को या बर्फ से तरल निर्माण परिघटना को? तो बर्फ से तरल निर्माण परिघटना तो सभी लोग कर सकते हैं प्रदर्शित आप कक्षा में। तो किस ऑप्शन को आप, किस परिघटना को आप कक्षा में प्रदर्शित नहीं कर सकते एक शिक्षक एक शिक्षिका होने के नाते बालक बालिकाओं के लिए? तो प्रयोगशाला की बात कर रहे हैं। सभी लोग जानते हैं दोस्तों, परिघटना जो कक्षा में प्रदर्शित नहीं की जा सकती वो है कोहरा का निर्माण। आप लोग कोहरा, फॉग, ठीक है, फॉग यानी कि कोहरा का निर्माण जो है आप ये कोहरा निर्माण की परिघटना कक्षा में प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। बाकी वाष्प बिंदु निर्माण कर सकते हैं, बर्फ का निर्माण भी कर सकते हैं और बर्फ से तरल निर्माण कर सकते हैं, लेकिन कोहरा का निर्माण परिघटना कक्षा में प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं दोस्तों? कोहरे के निर्माण की परिघटना कक्षा में प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं क्योंकि कोहरे के निर्माण में धुआं तथा कम तापमान की आवश्यकता होती है जो कक्षा कक्ष में संभव नहीं होगी। अगला प्रश्न है, संक्रमण के दौरान किसकी संख्या में वृद्धि होती है? अगर संक्रमण हो जाता है तो उसके दौरान किसकी संख्या में वृद्धि होगी? ल्यूकोसाइट की संख्या में, एरिथ्रोसाइट के, या प्लेटलेट या आपके हीमोग्लोबिन की संख्या में वृद्धि होगी? तो जो भी संक्रमण जब हो जाता है दोस्तों, सभी लोग जानते हैं ल्यूकोसाइट जो की क्या होती है, संख्या में वृद्धि होती है। ये ल्यूकोसाइट क्या होता है दोस्तों? श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, ठीक है।
क्या होता है, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो, ठीक है, ये श्वेत रक्त कणिकाओं में पाई जाती हैं ल्यूकोसाइट, और जो शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करती हैं। संक्रमण के दौरान शरीर को रोगों से रक्षा करने के लिए यह अपनी संख्या में वृद्धि कर लेते हैं ताकि संक्रमण से हम लोग लड़ सकें। ठीक है, तो कौन लड़ता है भैया, श्वेत रक्त कणिकाओं में आपका क्या है, एक ल्यूकोसाइट पाया जाता है, ये क्या है, संक्रमण से लड़ता है, तो इसके संख्या में वृद्धि हो जाती है जब संक्रमण होने पर। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, जैसे अगर आप समझ लीजिए, आप बचपन में जाइए, जब आपकी लड़ाई होती तो अपने दोस्तों को इकट्ठा ले जाते कि आइए सबको आज उसको मारना है, वो मेरे से ऐसा बोल रहा था, मेरा ऐसा, ठीक है दोस्तों में स्कूल जाते टाइम। तो वैसे ये भी है, ये ऐसे आपका ल्यूकोसाइट है, जैसे ही संक्रमण इस पर आक्रमण करता है बॉडी पर, तो ये जो WBC यानी कि श्वेत रक्त कणिकाओं में होता है, ये आपका क्या है, इकट्ठा इनकी संख्या वृद्धि कर दे, आक्रमण करते हैं आपके। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख रहे हैं क्या दिया गया है। पृथ्वी पर माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, यह समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है? 18,888 मीटर की ऊंचाई पर, 8,848 मीटर, तो 48 समथिंग था, ये आपको याद रखना है। अगर अंत में आपका 48 हो, तो आपको, अगर एवरेस्ट की बात की जा रही है, माउंट एवरेस्ट की जब भी बात की जाए, तो अंत में आपका 48 नंबर याद रखना है। अब देखिए अंत में कितने 48 नंबर है, तो ऑप्शन नंबर बी और 4 में है, तो 848 तो है नहीं है, हज़ारों में हमें पता है, तो 8,848 मीटर हो जाएगा। यानी माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी यह समुद्र से तल कितनी ऊंचाई पर है, तो 8,848 मीटर की है, तो 888 इसमें शामिल है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देख रहे हैं, और इससे और माउंट एवरेस्ट से संबंधित आपका एक प्रश्न आता है, ठीक है, कि पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट एवरेस्ट है, जो आपके नेपाल में स्थित है। तो माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? आपके नेपाल में स्थित है, भारत की अगर बात करते हैं। ठीक है, और नेपाल में इसे सागर माण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है, और समुद्र तल की इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। सागर माथा, ये भी आपको नाम याद करना है। ठीक है, नेपाल में यह सागर माथा के नाम से आपका जाना जाता है माउंट एवरेस्ट। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, सुनामी का कारण क्या है दोस्तों? मछलियों का बहुत बड़ा समूह होता है, एक बहुत गर्म समुद्री धारा होती है, पिघलता हुआ ग्लेशियर होता है, यह समुद्र तल में भूकंप होता है। तो सुनामी यानी कि समुद्री इलाके में, तटीय इलाके में ज़्यादा आती है, समुद्री इलाके में, ठीक है, वहाँ क्या होता है, हवाओं के साथ एक पानी का फव्वार जैसे आता है, मतलब समझ सकते हैं 50 फुट 100 फुट तक ऊपर लहरें आती हैं। ठीक है, ये होती है सुनामी। तो सुनामी का कारण क्या होता है, सभी लोग जानते हैं, समुद्र तल में जब भूकंप आता है तो ये सुनामी का कारण होती है। ठीक है, जो समुद्र तल में भूकंप का कारण उत्पन्न होती है वही आपका सुनामी होगी। और सुनामी जापान शब्द का एक भाषा, ये भी आ सकता है कि सुनामी किस भाषा का शब्द है, तो ये एक जापानी भाषा शब्द है, जिसका अर्थ तट पर आती हुई आने वाली लहरें होती हैं, अगर इसका विच्छेद किया जाए, अर्थ निकाला जाए। और समुद्र तल में उत्पन्न भूकंप के कारण समुद्र का जल क्या है, बड़ी मात्रा में तट की ओर आने लगता है, जिससे अत्यधिक मात्रा में जनधन की हानि भी होती है। अगला प्रश्न देख रहे हैं, हर एक शिक्षक बंधु के लिए हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हर एक प्रश्न सिलेक्शन वाले प्रश्न है, सभी प्रश्न आपके एग्जाम पैटर्न पर है। तो एक बार दिल से शिक्षा को लाइक कीजिएगा, क्योंकि आप लोग शिक्षक हैं और आप लोग शिक्षा को सपोर्ट करेंगे तो बहुत धन्यवाद सभी का। करना भी चाहिए दोस्तों, क्योंकि शिक्षक ही शिक्षा को बढ़ावा कर सकते हैं। तो आप लोगों को सपोर्ट जो है हमेशा रहेगा, तो बस एक एनर्जी मिलती है दोस्तों। यही एनर्जी होती है कि जो स्पीच होती है वह आवाज़ बिल्कुल समझ सकते हैं, हाई लेवल पे होती है। आप लोगों का लाइक, प्रेम, स्नेह बस इसी तरह बनाए रखिए, सिलेक्शन जरूर होगा। प्रश्न दोस्तों, जैविक पर्यावरण में क्या शामिल होता है? उपभोक्ता होता है, उत्पादक होता है, अपघटक होता है, या उपरोक्त सभी होगा? तो जैविक पर्यावरण में जो शामिल होता है, उपभोक्ता भी होता है, उत्पादक भी होता है, और अपघटक भी होता है। अर्थात सभी लोग जानते हैं कि जैविक पर्यावरण के अंतर्गत सभी जीवित तत्व आते हैं। जीवित तत्वों के 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला होता है उत्पादक, यानी कि प्रोड्यूसर होता है, पेड़ पौधे उत्पादक हो गए। फिर होता है कंज्यूमर, उपभोक्ता होता है, टिड्डा उड्डा हो गए, ठीक है सारी। और एक होता है क्या, अपघटक होता है, यानी कि सभी लोग समझ गए होंगे, पैदा करना, उसको खाना और उसको पचाना, ये 3 याद रखना है, यानी उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। अगला प्रश्न देख रहे हैं, हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन के लिए। अगला प्रश्न आ चुका है, मेरे सभी प्यारे भाई बहन अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो शिक्षा के चैनल को, शिक्षा जगत को एक बार जरूर सब्सक्राइब, सदस्यता हासिल कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं,
लाल रक्त कणिकाएं शरीर में ऑक्सीजन का संवहन करती हैं। आरबीसी रेड ब्लड बैंक जो होता है दोस्तों, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स की बात करेंगे। आरबीसी लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, शरीर में ऑक्सीजन का वहन करती हैं। ये भी प्रश्न आता है कि शरीर में कौन सी कणिकाएं या शरीर में ऑक्सीजन का वहन किसके द्वारा होता है, तो आरबीसी के द्वारा होता है, ठीक है। और जो वयस्कों में इनका निर्माण कहाँ पर होता है, अगर वयस्क जो भी हो जाते हैं, यानी वयस्क समझ लगते हैं 18-21 साल से जो भी ऊपर होते हैं, 18 साल से ऊपर सभी वयस्क होते हैं, यानी वोट डालने का अधिकार जो इनका होता है, वोटर आईडी जिनका बन जाता है, वो व्यक्ति जो है इनका ऑक्सीजन का संवहन जो है या आरबीसी है का निर्माण जो है, वयस्कों में इनका निर्माण कहाँ होता है, गुर्दों में होता है, यकृत में होता है, हृदय में होता है या अस्थि मज्जा में होता है। तो आरबीसी का निर्माण जो ऑक्सीजन का संवहन करती है, इनका निर्माण क्या होता है, एक वयस्क मनुष्य में अस्थि मज्जा में होता है। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों आपको पता है आरबीसी जो है अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो आपने नाम सुना होगा, उसमें होता है। और लाल रक्त कणिकाएं शरीर में ऑक्सीजन यानी O2 के संवहन का कार्य करती हैं, और इस कोशिका के में केंद्रक नहीं होता है, ठीक है। इस जो कोशिकाएं शरीर में ऑक्सीजन का संवहन करती है, इसमें कोई कोशिका का केंद्रक नहीं होता। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। इस कोशिका में कोई केंद्रक नहीं होता है, और इसकी औसत आयु 120 दिन की होती है। इसमें हीमोग्लोबिन नाम का एक प्रोटीन भी पाया जाता है, और ऊंट में अपवाद स्वरूप रक्त कोशिका में केंद्रक पाया जाता है। ऊंट एक ऐसा जीव है जिसमें अपवाद स्वरूप जो है रक्त कोशिका केंद्रक होता है, बाकी किसी जीव में नहीं होता है। ये आपको नोट कर लेना है। अगला प्रश्न देख रहे हैं क्या दिया गया, हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। मिथिला लोक चित्रकला का लोकप्रिय नाम का है। हर एक प्रश्न एनसीईआरटी के पैटर्न पर है, जैसा आपके एग्जाम सिलेबस पर आना है। और तो इस प्रश्न का जवाब दीजिए, मिथिला लोक चित्रकला का लोकप्रिय नाम क्या है। माढ़ना है, वारली है, मधुबनी है, अल्पना है। तो सभी लोग जानते हैं मधुबनी, इसमें नाम सुना होगा सभी ने। मधुबनी चित्रकला जो है बिहार राज्य से संबंधित है, मधुबनी जिला से संबंधित है। तो मिथिला लोक चित्रकला का लोकप्रिय नाम आपका मधुबनी है। क्या हो जाएगा, मधुबनी हो जाएगा। और यह चित्रकला नेपाल के मिथिला क्षेत्र में तथा भारत के बिहार राज्य में प्रचलित है। ये आपको नोट कर लेना है। मिथिला लोक चित्रकला को मधुबनी चित्रकला के नाम से जाना जाता है। अगर आपको ये तो आपने पढ़ा होगा बिहार राज्य में, ठीक है, लेकिन यह नेपाल में चित्रकला मिथिला के नाम से जाना जाता है। ये भी आप लोगों को नोट कर लेना है। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, कोंकण रेल सीधे जोड़ती, जो कोंकण रेल है आपकी वह किससे सीधे जोड़ती है। कोची और गोवा को, मंगलौर और मुंबई को, कोलम और कोझिकोड को, या अल्पुजा और मंगलौर को। तो कोंकण जो रेल है दोस्तों, ये लाइन जो सीधे किसको जोड़ती है, तो ये आपके कोंकण रेलवे मुंबई को जोड़ती है, ठीक है। मंगलौर और किसको, कोंकण रेलवे मुंबई एवं मंगलौर को जोड़ती है, और इसकी लंबाई 741 किलोमीटर है। यह रेल लाइन महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक राज्य से होकर गुजरात में जाती है। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, मादा मच्छर रक्त चूसने का कार्य क्यों करती है, ठीक है, नर मच्छर क्यों नहीं करती है। बहुत सारे प्रश्न होते हैं, ठीक है। संक्रमण फैलाने के लाने ही ये मादा मच्छर ऐसा करती हैं, मलेरिया फैलाने के लिए, अपने जीवन को बचाने के लिए, या अंडे देने के लिए। तो मादा मच्छर जो रक्त चूसती है ये ऐसा कार्य क्यों करती है, अंडे देने के लिए कार्य करती है। अब आपके मन में होगा ये कैसे होता है, आइए समझते हैं। देखिए दोस्तों, मादा मच्छर स्वस्थ अंडे देने के लिए रक्त चूसने का कार्य करती है। अंडे देने का कार्य नर मच्छर का नहीं होता है, इसलिए नर मच्छर रक्त नहीं चूसता है। यानी अंडे अच्छे हो, उसके बच्चे अच्छे हो, इसलिए मच्छर क्या करती है, जीवों को क्या है, खून चूसती है। तो ये बच्चे कौन देता, अंडे कौन देगा भैया, ठीक है, मादा मच्छर ही देगी, इसलिए मादा मच्छर खून चूसती है। अगला प्रश्न क्या दिया गया है दोस्तों, हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। पत्तियों में हरे रंग की उपस्थिति इनमें से किस कारण होती है। तो सभी लोग जानते होंगे क्लोरोफिल के कारण होती है, ठीक है। पत्तियों में जो हरे रंग का है, बहुत सारे बच्चे ग्लूकोज लिख के आ जाते हैं, ठीक है। C6H12O6, जिसका आपका C6H12O6 ये क्या होता है, ग्लूकोज का सूत्र है आपका, ठीक है। ग्लूकोज नहीं लिखना है, ठीक है। पत्तियों में हरे रंग की उपस्थिति का कारण आपका क्लोरोफिल होता है, ठीक है। और क्लोरोफिल एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक है। यह वर्णक पत्तों के हरे रंग का कारण है, और यह प्रकाश संश्लेषण का मुख्य वर्णक भी होता है, ठीक है। क्लोरोफिल क्या है, एक प्रकाश संश्लेषण का मुख्य वर्णक होता है। इसे जो है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी कहते हैं, और इसका गठन कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा मैग्नीशियम तत्वों से होता है। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जी हाँ,
इनमें से बताइए कौन से कार्य ग्राम सभा के कार्य हैं। तो ग्राम सभा के कार्य हमें बताना है पंचायत के वार्षिक लेखा का परीक्षण करना, सामाजिक आर्थिक विकास की योजनाओं व कार्यक्रमों को स्वीकृति देना, गरीबी उन्मूलन कारकों हेतु लाभार्थियों की पहचान करना या सामाजिक आपका अंकेक्षण करना। तो ऐसा कार्य जो ग्राम सभा के कार्य हैं कौन कौन है, तो ये सभी आपके देखिए ग्राम सभा के कार्य हैं, क्योंकि पंचायत का वार्षिक लेखा का परीक्षण करना यह ग्राम सभा का कार्य है। सामाजिक आर्थिक विकास की योजनाओं व कार्यक्रमों को स्वीकृति देना, ठीक है, ये भी ग्राम सभा का कार्य है। और गरीबी उन्मूलन कारकों से लाभार्थियों की पहचान करना, सामाजिक आपका अंकेक्षण करना, ये चारों चीज़ें जो है आपकी ग्राम सभा का कार्य हो जाएगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं क्या दिया गया है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में सम्मिलित गैस कौन सी है। अब प्रकाश संश्लेषण क्रिया में आपको बताना है सम्मिलित गैस कौन सी है। हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इस प्रश्न का जवाब दीजिए। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में सम्मिलित गैस ऑक्सीजन, ओजोन, हाइड्रोजन, CO2। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में सम्मिलित गैस क्या होती है, CO2 होती, सभी लोग जानते हैं। क्या हो जाएगा, CO2 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं क्या दिया गया है। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन वाला प्रश्न है, ध्यानपूर्वक वीडियो को अंत तक देखिए, हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों। गर्म रुधिर प्राणी का परिचय देने के लिए शिक्षक के लिए श्रेष्ठ शिक्षण सहायक सामग्री क्या होगी। आप अध्यापक अध्यापिका शिक्षक शिक्षिका बनने जा रहे हैं, हर एक भाई बहन हर एक शिक्षक बंधु के लिए प्रश्न है, अगर गर्म रुधिर प्राणी का परिचय देना हो आपको, तो आप शिक्षक शिक्षिका होने के नाते शिक्षक के लिए श्रेष्ठ शिक्षण सहायक सामग्री आपके लिए क्या होगी। मुर्गी के जीवन चक्र का मॉडल, मेढक के जीवन चक्र का मॉडल, वास्तविक तितली या कक्षा के बाहर बैठा हुआ कुत्ता। यानी कि गर्म रुधिर प्राणी का परिचय देना, तो किसी गर्म रुधिर प्राणी का हमें संकेत बताना पड़ेगा। तो गर्म रुधिर प्राणी का संकेत क्या है, वह है कक्षा के बाहर बैठा हुआ कुत्ता। जी हाँ, गर्म रुधिर वाले प्राणी वे होते हैं जो अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए बाहरी स्रोत का प्रयोग करते हैं और उनका शरीर स्वयं तापमान के अनुकूलन नहीं होता है। जैसे समस्त स्तनधारी होते हैं, ये सब गर्म रुधिर वाले प्राणी होते हैं, जैसे मनुष्य हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, आदि गर्म रुधिर वाले प्राणी हैं। और गर्म रुधिर वाले प्राणी का परिचय देने के लिए शिक्षक को शिक्षण सहायक सामग्री यानी टीचिंग एड्स, कक्षा के बाहर बैठा हुआ कुत्ता सबसे उपयुक्त होगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न यह है कि ऊर्जा संवहन के लिए निम्नलिखित आरेख को ध्यानपूर्वक देखना है और हमें बताना है कि उपयुक्त आरेख के आधार पर कौन सा विकल्प सही होगा। तो ऊर्जा संवहन के बारे में बताना है, ठीक है। सूरज, बकरी, मनुष्य, शेर आपको चित्र में दिया रहेगा। यहाँ पे चित्र संभव नहीं था, इसलिए हम स्क्रीन पर नहीं ला पाए और ऐसा प्रश्न आपके पूछा गया TT एग्जाम में। तो राइट ऑप्शन बता देते हैं, एक सूरज और 2 बकरी और 5 मनुष्य हो जाएगा। जब आपको एक चित्र दिया रहेगा वहाँ पे समझ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए दोस्तों, ऊर्जा का श्रृंखला में सूर्य का मुख्य स्रोत होता है और ऊर्जा श्रृंखला का चित्र निम्न है। ऊर्जा का स्रोत, फिर सूर्य, पादप, शाकाहारी, मांसाहारी, अपघटक जीव। एक चरण से दूसरे चरण में ऊर्जा का स्थानांतरण मात्र 10% ही होता है, ये तो सभी लोग जानते होंगे। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, वर्षा के होने से निम्न में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वाष्पीकरण की, शोधन की, संघनन की। वाष्पीकरण संघनन दोनों की। तो वर्षा का होना सभी लोग जानते हैं दोनों को होगा, आपका वाष्पीकरण और संघनन दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि जल चक्र में जो समुद्र एवं नदियों का जल वाष्पीकृत होकर ऊपर उठ जाता है और जहाँ संघनन की क्रिया के द्वारा वर्षा के रूप में जल पुनः पृथ्वी पर आता है। तो दोनों के लिए क्रिया महत्वपूर्ण है वर्षा के लिए। अगला प्रश्न है, रोहित कार्ड शीट को कैंची से काटते हुए कई आकृतियां बना रहा है, इस कार्य के लिए किस बल को उपयोग किया जा रहा है। कैंची से काट रहा है, आकृतियां बना रहा है, घर्षण बल है, मांसपेशीय बल है, यांत्रिक है या गुरुत्वाकर्षण बल है। तो रोहित एक बालक है जो आपके कार्ड शीट को काटता है कैंची से और आकृतियां बना रहा है। तो इस उपयोग कर किस बल का वह उपयोग लिया जा रहा है, तो यांत्रिक बल का उपयोग लिया जा रहा है, क्योंकि कैंची से कोई वस्तु को काटना यांत्रिक बल का प्रयोग किया जाता है और अतः रोहित द्वारा जो कार्ड की शीट को कैंची से काटा जा रहा है वह यांत्रिक बल उपयोग में लाया जा रहा है। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, आपको गलत यानी कि रॉन्ग आपका स्टेटमेंट बताना है कौन सा है। चावल वनस्पतिक तेल का अच्छा स्रोत है। क्विनीन जो कि एक मलेरिया की औषधि है, सिनकोना नामक पौधे से होती है। दालों में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। हरी सब्जियां विटामिन एवं खनिज लवणों का अच्छा स्रोत है। तो चावल एक वनस्पति तेल का अच्छा स्रोत है। क्या चावल से तेल प्राप्त होता है, तो यह कथन गलत होगा। चावल से आपका तेल प्राप्त नहीं होता, सोयाबीन दिया होता, ठीक है,
आपका सरसों दिया होता तो वो आपका हम समझ लेते, लेकिन चावल से तेल तो नहीं प्राप्त होता है, तो पहला ऑप्शन जो है आपका गलत दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, रसोई घर में अग्नि से सुरक्षात्मक उपाय के रूप में क्या अपनाया जाना चाहिए? रसोई घर में अगर हमें अग्नि से सुरक्षात्मक उपाय चाहना है या सुरक्षात्मक उपाय करना है, तो इसके लिए किस रूप को क्या अपनाया जाना चाहिए? अग्निशामक यंत्रों को, प्राथमिक चिकित्सा मंजूषा को, अग्निरोधक प्रणाली को, या अग्निरहित यंत्र को? तो अग्निरहित यंत्र को तो करेंगे नहीं, वो तो और फैला देगा भैया। तो अग्निशामक यंत्र को करेंगे। क्या होगा? रसोई घर में अग्नि की सुरक्षात्मक उपाय के रूप में क्या अपनाया जाएगा? अग्निशामक यंत्र को अपनाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो एक अग्निशामक यंत्र क्या है, एक बेलनाकार क्या है, लोहे के सिलेंडर का होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन गैस संपीड़ित अवस्था में भरी होती है। ठीक है, तो अग्निशामक यंत्र में कौन कौन सा गैस होता है? आपका कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और नाइट्रोजन गैस का संपीड़ित अवस्था में होता है। ठीक है, CO2 और नाइट्रोजन। अगला प्रश्न क्या है? एक अध्यापक मेधा पाटकर व अमृता देवी बिश्नोई के योगदान पर बोल रहा है, क्या होगा? आप अध्यापक अध्यापिका हैं और आप क्या है, आप लोग जो हैं बच्चों को मेधा पाटकर व अमृता देवी बिश्नोई के योगदान पर बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि दोनों महिला सशक्तिकरण आंदोलन से संबंध है, दोनों का संबंध जल संरक्षण के आंदोलन से संबंधित है, दोनों का आंदोलन पर्यावरणीय मुद्दों पर है, यह दोनों ने चिपको आंदोलन को आगे बढ़ाया। तो सभी लोग जानते हैं चिपको आंदोलन से संबंधित नहीं है, यह आपका संबंध होगा दोनों के आंदोलन पर्यावरणीय मुद्दों पर है, मेधा पाटकर और अमृता देवी। तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मेधा पाटकर एक प्रसिद्ध पर्यावरणिक भी है जिन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत की। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? मेधा पाटकर ने की थी। और अमृता देवी जो है बिश्नोई भी पर्यावरण बचाव के लिए पेड़ को ना काटने का अभियान चलाया था। तो इन दोनों ने व्यक्ति द्वारा चलाया गया आंदोलन जो है पर्यावरण से संबंधित है, अतः अध्यापक को इन दोनों के योगदान का वार्तालाप के जरिए पर्यावरणीय मुद्दों की जानकारी दे रहा है। अगला प्रश्न है, सूर्य का द्रव्यमान लगभग बना होता है 90% नाइट्रोजन से, 25% ऑक्सीजन से, 88.8% नाइट्रोजन से, या 0.97% ऑक्सीजन से। तो सूर्य का जो द्रव्यमान होता है वह लगभग किससे बना होता है? तो वह लगभग दोस्तों 0.97% ऑक्सीजन से बना होता है। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों सूर्य एक तारा है जो हाइड्रोजन गैस की अधिकता में नाभिकीय संलयन यानी कि न्यूक्लियर फंक्शन की क्रिया द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करता है। सूर्य के द्रव्यमान में हाइड्रोजन 3%, हीलियम 24% और ऑक्सीजन 0.77% तथा अन्य गैसों का हिस्सा होता है। तो धातव्य को आपका हरियाणा माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा जारी उत्तर पत्रक के अनुसार इस उत्तर का 4 माना गया है। देखिए हरियाणा में जो आपका टीटी एग्जाम का पेपर हुआ था माध्यमिक शिक्षा परिषद ने, ठीक है, हरियाणा राज्य में, उसे ऑप्शन नंबर 4 सही माना है, यानी ये टीटी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, इसे 4th ऑप्शन सही माना गया है। तो इसलिए आपको अगर आपके एग्जाम में आता है तो आपको 0.97% ऑक्सीजन करना है, या कि फिर आपका 0.77% अगर ऑप्शन में आता है उसे क्लिक करना है। अगला प्रश्न क्या दिया गया दोस्तों? एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मनुष्य ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का निष्कासन करता है। मनुष्य व पौधे दोनों के द्वारा ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन होता है। पौधे ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का निष्कासन करते हैं। देखिए कौन सा कथन सही है पूछा गया, तो सभी लोग जानते हैं। देखिए इनमें से कोई ऐसा कथन नहीं है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, श्वसन जो होता है, श्वसन की क्रिया में मनुष्य ऑक्सीजन गैस ग्रहण करता है, CO2 क्या है, गैस को उत्सर्जन करता है यानी छोड़ता है, जबकि पौधे क्या करते हैं, CO2 ग्रहण करते हैं और O2 गैस का उत्सर्जन करते हैं यानी छोड़ते हैं। तो विकल्प आपका 4th सही हो जाएगा। इनमें से कोई ऐसा ऑप्शन ही सही नहीं दिया गया है। अगला प्रश्न है, वर्षा जल संचयन का सबसे प्रमुख उपयोग किस में होता है? कृषि में होता है, सिंचाई में होता है, पेयजल में होता है, या भूमिगत जल स्तर वृद्धि में होता है? तो वर्षा जल का जो संचयन है दोस्तों, सबसे प्रमुख आपका उपयोग है सिंचाई के रूप में होता है। किसके है? वर्षा जल का जब हम संचयन करते हैं, इकट्ठा करते हैं नदियों में, तालाबों में, तो सबसे ज़्यादा उपयोग के सिंचाई के रूप में होता है। और वर्षा जल को बड़े बड़े टैंक, गड्ढे में इकट्ठा कर लिया जाता है तथा उसे आवश्यकता अनुसार जो है कृषि कार्य में, सिंचाई के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अगला प्रश्न है, चांगपा जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? मणिपुर में, लद्दाख में, असम में, सिक्किम में? तो चांगपा जो जनजाति है ये आपके लद्दाख में पाई जाती है। ठीक है, चांगपा मुख्यतः जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में चांगटांग में पाई जाती है। अगला प्रश्न क्या है,
ध्वनि ज़्यादा तेज़ी से चलती है। जो ध्वनि होती है सबसे ज़्यादा आपके पानी में तेज़ चलती है, निर्वात में, हवा में, लकड़ी में। तो ध्वनि जो सबसे ज़्यादा तेज़ आपके लकड़ी में चलती है, यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, ध्वनि की चाल माध्यम के घनत्व पर निर्भर करती है। जैसे जैसे माध्यम का घनत्व बढ़ता है वैसे वैसे ध्वनि की चाल भी बढ़ती है। विकल्प में दिए गए माध्यम में लकड़ी का घनत्व सबसे अधिक है, अतः लकड़ी में ध्वनि यानी साउंड की चाल स्पीड स्पीड जो है आपकी सबसे अधिक होगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि हम रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि सिलेक्शन सर्वोपरि है। आप सभी से मुझे सिलेक्शन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, चाहे जितना भी मेहनत करना पड़े, मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूँ। कुछ भी प्रॉब्लम हो, किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो, कमेंट बॉक्स कीजिए। मैं आपके लिए फ्री में नोट्स, पीडीएफ फाइल सब कुछ प्रोवाइड करा रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए जो दोस्तों शिक्षा ही प्रकाश है। जी हाँ, शिक्षा से जुड़े रहिए। शिक्षा आपको सब कुछ दे सकती है जो आपने सोचा भी नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो शिक्षा को हमेशा पूजा कीजिए और शिक्षा के चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। अगला प्रश्न है, ध्रुव तारा सभी मौसमों में स्थिर दिखाई देता है, क्यों? आपने एक नाम सुना होगा, ध्रुव तारा। ये आप देखते होंगे, चाहे ठंड हो, चाहे गर्मी का मौसम हो, बरसात का मौसम हो, शरद को हो, बसंत ऋतु हो, कोई भी ऋतु हो, यह एक समान स्थिर दिखाई देता है। इसका रीजन क्या है, कारण क्या है? क्योंकि ध्रुव तारा भूमध्य रेखा की अक्ष पर है। ध्रुव तारा अपनी अक्ष पर घूर्णन नहीं करता। ध्रुव तारा पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की अक्ष के ऊपर होता है। यह ध्रुव तारा दूसरे तारों से बहुत दूर है। तो ध्रुव तारा की स्थिति बताना है, तो ध्रुव तारा की जो स्थिति है, ध्रुव तारा पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की अक्ष की ओर ऊपर होता है। ठीक है, एक बार और रिपीट करता हूँ, ध्रुव तारा जो है पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के अक्ष के ऊपर होता है। ठीक है, तो इसीलिए यह सभी मौसम में स्थिर दिखाई देता है। पृथ्वी का अक्ष जो है एक स्थिर बिंदु होता है जिसको चारों तरफ पृथ्वी घूर्णन करती है। इसलिए स्थित अक्ष यानी एक्सिस जो होते हैं कारण ध्रुव तारा भी स्थिर दिखाई देता है। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? अगला प्रश्न यह है, उत्सर्जन तंत्र किससे संबंधित नहीं है? कान से, वृक्क से, फेफड़े से, त्वचा से। तो उत्सर्जन तंत्र यानी कि ऐसा तंत्र बताना जिससे हम बाहर कुछ भी क्रिया नहीं निकालते। उत्सर्जन मतलब क्या होता है? छोड़ना, निकालना। तो किससे संबंधित नहीं है, क्या नहीं निकालते? देखिए, सभी लोग जानते हैं दोस्तों, वृक्क से, फेफड़ा से, त्वचा से। त्वचा से आपका पसीना निकलता है, उत्सर्जन होता है। फेफड़ा से ऑक्सीजन CO2 का, ठीक है, इसका उत्सर्जन हो गया। और वृक्क से सभी लोग जानते हैं यूरिया का उत्सर्जन होता है। लेकिन कान से यहाँ पे क्या होगा? उत्सर्जन नहीं होता। कान से हम सुनते हैं, क्या ये इनपुट है आपका, आउटपुट नहीं है। ठीक है, बाकी वृक्क हो गया, फेफड़े हो गए, त्वचा, ये सभी आउटपुट में आएंगे, लेकिन कान जो है आपका इनपुट है। ठीक है, आपके अंदर आवाज़ आती है, उससे श्रवण शक्ति, यानी कि श्रवण शक्ति वही है आपकी, सब कुछ है कान। तो कान क्या है? एक उत्सर्जन तंत्र से संबंधित नहीं होगा। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? प्रश्न यह है कि निम्न में से किसका मूल उद्भव स्थान भारत नहीं है? केला, आम, नारियल, स्ट्रॉबेरी। तो आपने क्या, देखिए, केला, आम, नारियल, 3 नाम तो सुना होगा। स्ट्रॉबेरी क्या है आपने अपने भारत का मूल उद्भव स्थान है? तो आप बोलेंगे नहीं है। देखिए, मैंगो, केला, बनाना, कोकोनट, ये सभी आपके भारत के मूल उद्भव स्थान हैं। जबकि जो आपका स्ट्रॉबेरी है, ये स्थान कहाँ का है उद्भव? ये यूरोप का है। ठीक है, स्ट्रॉबेरी का उत्पादन सर्वप्रथम 1750 में फ्रांस में किया गया था। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? निम्न में से कौन सी गैस वायुमंडल के तापमान को बढ़ाने में उत्तरदायी मानी जाती है? तो बहुत ही सिंपल सा जवाब होगा, आप लोग सभी लोग जानते हैं, CO2 की हम बात कर रहे हैं। जी हाँ, वायुमंडल के तापमान को बढ़ाने वाली उत्तरदायी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है, आपका CO2 हो जाएगा। ठीक है, एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल के तापमान को बढ़ाने वाली गैस को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। और वायुमंडल में इनकी मात्रा अधिक हो जाने से पृथ्वी में क्या है, परावर्तित ऊर्जा वायुमंडल के बाहर नहीं जा पाती है। परिणाम स्वरूप वैश्विक तापमान की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसे ही प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें आपकी निम्न है से CO2 हो गया, ठीक है, मेथेन हो गया, CFC हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गए। ठीक है दोस्तों, तो ये क्लास आपको कैसा लगा? ये प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर आपको कैसा लगा? आपके सिलेबस एग्जाम पैटर्न पर ऐसे ही मॉडल पेपर, ऐसे ही प्रैक्टिस सेट, बेस्ट से बेस्ट प्रैक्टिस सेट और सिलेक्शन के लिए, अच्छी तैयारी के लिए, प्रिपरेशन के लिए जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, एक छोटा सा बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे हर एक क्लास का। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद सभी का, जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद दोस्तों।